दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग देखेंगे भारतीय इतिहास के अंतर्गत राजपूत काल पर एमसीक्यूज। यह क्लासेस यूपी ट्रिपल एससी, पेट के लिए एसएससी सीजीएल, सुपर टेट, पीएचटी, टीएसटी, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें हिस्ट्री आती है, ये इम्पॉर्टेंट है। आइए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टॉपिक है अपना राजपूत काल पर एमसीक्यूज। देखिए क्या है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन आपके सामने रहा, ऑप्शन आपके सामने चार है। देखिए दोस्तों, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या चंदेल राजपूत? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत। देखिए दोस्तों, खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। 10वीं और 11वीं शती में अर्थात शताब्दी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया। उनके द्वारा बनवाए गए 30 मंदिर आज भी विद्यमान हैं। यहाँ के मंदिर जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित हैं। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर सुप्रसिद्ध एवं बड़ा है। खजुराहो का श्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। अन्य मंदिरों में 64 योगिनियों का मंदिर, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान और परमार, ये सभी राजपूत वंशावलियां भी 10वीं और 11वीं सदी में शासन कर रही थी। अर्थात जो खजुराहो स्थित मंदिर है वह चंदेल राजपूत ने बनवाया है। इसको जरूर आप लोग याद रखें। अगला प्रश्न अपने पास है 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन देखिए, बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लिपाक्षी मंदिर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया या कंदारिया दोनों शब्द एक ही हैं। यह मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण जो है चंदेल वंश के पराक्रमी राजा यशोवर्मन ने करवाया था। चंदेल वंश के राजा थे कौन? यशोवर्मन, जिनकी टाइमिंग थी 1025 से 1050 के आसपास। मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 3 नंबर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। समरांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, योग शास्त्र, काव्य शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थापत्य शास्त्र। भारत के स्थापत्य की जड़ें यहाँ के इतिहास, दर्शन एवं संस्कृति में निहित है। भारत की वास्तुकला यहाँ की परंपरागत एवं बाहरी प्रभावों का मिश्रण है। समरांगण सूत्र भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित है। ज्ञानकोशी ग्रंथ है जिसकी रचना धार के परमार राजा भोज ने की थी। किसने की थी? परमार राजा भोज ने की थी। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 4 नंबर। त्रिपक्षी संघर्ष की पहल किसने की थी? वत्सराज, धर्मपाल, ध्रुव, नागभट्ट द्वितीय। तो क्लियर हो जाएगा वत्सराज। देखिए, त्रिपक्षी संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी। वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धारावर्ष का समकालीन था। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था। इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 5 नंबर। 750 ईस्वी में बंगाल की पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें फर्स्ट ऑप्शन बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, सेकंड संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, थर्ड ऑप्शन है सामंती सरदारों ने चुना, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामंती सरदारों ने चुना। देखिए, गुप्त और पुष्यभूति वंश के हास्य और अंत के बाद भारतवर्ष राजनीतिक दृष्टि से विचंगलित हो गया, अर्थात अलग अलग हो गया। कोई भी अधिसत्तात्मक शक्ति नहीं बची, अर्थात पावरफुल कोई भी शक्ति नहीं थी। राजनीतिक
महत्वाकांक्षियों ने विभिन्न भागों में नए नए राजवंशों की नींव डाली। गोपाल भी उन्हीं में से एक था। बौद्ध इतिहासकार तारानाथ और धर्मपाल के खालिमपुर के ताम्रलेख से ज्ञात होता है कि जनता ने अराजकता और मत समानता अंत करने के लिए उसे राजा चुना। वास्तव में राजा के पद पर उसका कोई लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ था। यह निश्चित रूप से सही मान लेना तो कठिन है। ये अवश्य प्रतीत होता है कि अपने सत्कारों से उसने जनमानस में अपने लिए उच्च स्थान बना लिया। अर्थात उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जिससे लोग उसे अच्छा समझने लगे थे और उसके सपोर्ट में आ गए थे। किसके? गोपाल के। अगला प्रश्न अपने पास 6 नंबर। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं। ये उक्ति किसकी है? मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, अल बेरूनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल बरूनी कह दें, चाहे आप चाहे अल बेरूनी कह दें, बात एक ही है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्या आंसर हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्रस्तुत उक्ति अल बरूनी की है। अल बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी था। पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़्म में हुआ था। यह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। अल बरूनी ने 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद, कौन सी? किताब उल हिंद, जिसका हिंदी में डियर स्टूडेंट्स अर्थ होता है भारत के दिन, नामक किताब की भी इसने रचना की थी। अगला प्रश्न आप लोग 7 नंबर देख पा रहे होंगे। प्रतिहार स्वयं को खाली स्थान है दोस्तों यहाँ पर, का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार थे। सूर्य, चंद्र, लक्ष्मण, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण। देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट ने 725 ईस्वी में की थी। उसने राम के भाई लक्ष्मण को अपना पूर्वज बताते हुए अपने वंश को शूर वंश की शाखा सिद्ध किया। गुर्जर प्रतिहार सूर वंश का होना सिद्ध करते हैं तथा गुर्जर प्रतिहारों के शिलालेखों पर अंकित सूरदेव की कलाकृतियां भी इनके सूरवंशी होने की पुष्टि करती हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर, आबू पर्वत। करेक्ट आंसर हो जाएगा आबू पर्वत। क्या हो जाएगा? आबू पर्वत। देखिए दोस्तों, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यह जैन धर्मावलंबियों का पवित्रम स्थल है। क्या है? सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 कहीं लिखी मिलेगी, 1727 कहीं 1730 भी लिखी मिलेगी, वो भी मीटर में। अगला प्रश्न 9 नंबर है। देखिए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है देवपाल, धर्मपाल, नयपाल, नरेंद्रपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के ही समान एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र रहा है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई थी? नरेश जो थे पाल वंश के, नरेश नाम था उनका, नरेश धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए और उदारता पूर्वक अनुदान दिया। धर्मपाल के उत्तराधिकारियों ने 13वीं सदी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक
अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। अगला प्रश्न अपने पास 10 नंबर है। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्र वृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा क्या, तीसरा, अर्थात सारी की सारी बुक किसकी हैं, परमार जी की हैं, भोज परमार जी की हैं। देखिए, सम्रांगण सूत्रधार इन्हीं की है, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व, सारी की सारी किताबें इन्हीं की हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 11 नंबर। देखिए क्या है दोस्तों, फटाफट। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतियार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्नौज। क्या हो जाएगा, कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल से ही कन्नौज पर नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं, गुर्जर एवं राजपुताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन 3 महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। क्या है दोस्तों, 12 नंबर है, देखिए क्या है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में मंदिर निर्माण है और सूची सेकंड में प्रसार क्षेत्र है। यह चीज दोस्तों दी गई है। तो देखिए क्या है, नागर शैली है मंदिर निर्माण शैली में, बेसर शैली है द्रविड़ शैली, प्रसार क्षेत्र उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक, विंध्य से कृष्णा तक, कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो नागर शैली है इसका विस्तार है उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक, और जो बेसर शैली हो गई इसका जो है विंध्य से कृष्णा तक है, और द्रविड़ शैली स्पेशली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। अर्थात तीनों के तीनों दोस्तों क्या हो गए, करेक्ट हो गए। अगला प्रश्न 13 नंबर है, देखिए क्या है दोस्तों। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्रपाल। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? महेंद्रपाल प्रथम ने। देखिए दोस्तों, राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे। वे गुर्जर वंशी नरेश महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके बेटे मईपाल के गुरु एवं मंत्री थे। कर्पूर मंजरी संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार एवं काव्य मीमांसा, इसको क्या कहेंगे, काव्य मीमांसक राजशेखर द्वारा रचित प्राकृतक का एक नाटक है। प्राकृतिक भाषा की विशुद्ध साहित्यिक रचनाओं में इस कृति का विशिष्ट स्थान है। महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र और गुर्जर प्रतिहार वंश का 7वां शासक था। अगला प्रश्न आप लोग 14 नंबर देख पा रहे होंगे। वर्ष 2100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, मुक्तेश्वर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ललाटे डुकेश्वरी ने 617 से 657 ईस्वी में बनवाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1090 से लेकर 1104 में बना, किंतु इसके कुल हिस्से 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। इस मंदिर का वर्णन 6वीं शताब्दी के लेखों में भी आता है, अर्थात मिलता है। अगला प्रश्न आप लोग 15 नंबर देख पा रहे होंगे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता, उसके पति का नाम क्या था? महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह,
राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। देखिए, राणा रतन सिंह या रतन सिंह चित्तौड़ के राजपूत शासक थे। इनका शासनकाल 1302 से 1303 था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के संबंध में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत में लिखा है कि यह आक्रमण राजा रतन सिंह की अद्वितीय सुंदरी पत्नी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए हुआ था और उनके अनेक वर्षों तक घेरा डालने के बाद असफल होकर खिलजी लौट गया तथा दोबारा आक्रमण करके विजयी भी हुआ था। अगला प्रश्न है 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार, सिंधुराज, मिहिर भोज, भूंज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोज परमार। देखिए, भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात था। भोज परमार मालवा के परमार अथवा पवार वंश का 9वां यशस्वी राजा था। उसने 1018 से लेकर 1060 ईस्वी तक शासन किया। उसकी राजधानी क्या थी? धार थी। भोज परमार ने नव शाक अर्थात नव विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, अर्थात नए विक्रमादित्य की उसने पदवी धारण की थी। भोज स्वयं एक विद्वान था और कहा जाता है कि उसने धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी और अब भी जो वर्तमान में हैं। अगला प्रश्न है अपने पास 17 नंबर। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ग्रंथकार दिए गए कल्लड़, विल्लड़, जैनक, सोमदेव। ग्रंथ है राजतरंगिणी, विक्रमादित्य, विक्रमांक, देवचरित, पृथ्वी विजय, ललित विग्रह। बताइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए कैसे दोस्तों, देखिए ये जो कल्हड़ है ये दिए गए हैं, इनकी जो ग्रंथ है, इनकी जो रचना है वह राजतरंगिणी है, तो इसके सामने आप एक लिख सकते हैं। अब बात करेंगे बिल्हड़। ठीक है, बिल्हड़ ग्रंथकार है, तो इनकी जो बुक रही है, इनकी जो रचना रही, जो इनकी ग्रंथ रहा है वह है विक्रमांक देव चरित, अर्थात यहां पर आप 2 लिख सकते हैं। तीसरा देखिए जैनक। तो जैनक जो है वह जैनक की जो ग्रंथ है, जैनक की जो रचना है वह पृथ्वी विजय है, तो यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं। सोमदेव की है ललित विग्रह राज, तो यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में, पराशर स्मृति में, उष्णम स्मृति में, स्कंद पुराण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णम स्मृति में। देखिए, कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, किंतु एक जात के रूप में कायस्थों का प्रथम उल्लेख गुप्तोत्तर कालीन रचना उष्णम स्मृति में मिलता है। ये लेखक गणक या दस्तावेज संग्रह कार से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा बैरा कहकर पुकारा था? सुलेमान, अल मसूदी, अल वरूनी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल मसूदी। अल मसूदी अरब का एक विद्वान और प्रमुख भूगोलवेत्ता था। 915 से 916 ईस्वी में, किसमें दोस्तों? 916 ईस्वी में वह भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का विदेशी यात्री था। वह संभवतः गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के शासनकाल के दौरान ही अल मसूदी गुजरात आया था। उसने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर एवं राजा को बौरा या बैरा कहा था। अपनी भारत की यात्रा के समय अल मसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। अगला प्रश्न 20 नंबर है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, फटाफट मिलाइए। प्रतिहार, परिहार, चंदेल, परमार या पवार, चालुक्य, सोलंकी, कन्नौज, खजुराहो, धार, अहिलवाड़। बताइए, अहिलवाड़ भी कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड,
फटाफट टिक करते हैं। देखिए आ जाइए। जो प्रत्यार प्रयार हैं ये कन्नौज से संबंध रखते थे, 1 लिख सकते हैं। चंदेल खजुराहो से 2 लिख सकते हैं। परमार या पवार ये धार से संबंध रखते थे तो 3 लिख सकते हैं। चालुक सोलंकी अहिलवाड़ से करते थे, अहिलवाड़ा भी कहते हैं, अनिल वाड़ा भी इसको कहते हैं, तो आप यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। अब आपके सामने प्रश्न 21 नंबर, देखिए क्या है। किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली, नागानंद, मालती माधव, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिकेली। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित ये एक मस्जिद है। माना जाता है इसका निर्माण सिर्फ अढ़ाई दिन में किया गया और इस कारण इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया। इसका निर्माण पहले से वर्तमान संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी की गवर्नर कुतुब उद्दीन ऐबक ने वर्ष 1192 में करवाया था। हरिकेली नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ी मस्जिद की दीवारों पर भी अंकित हैं, अर्थात दिखते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास 22 नंबर। अजय पाल संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, चित्तौड़गढ़ के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर के। देखिए अजमेर राजस्थान प्रांत में अजमेर जिला एक मुख्य नगर है। यह अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। यह नगर 7वीं शताब्दी में अजय राज सिंह नामक एक चौहान राजा द्वारा बसाया गया था। इस नगर का मूल नाम अजय मेरू था। अगला प्रश्न है 23। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवण बेलगोला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित है। इसे ललाटे डू केसरी ने 617 से 657 ईस्वी में बनवाया था, अपने कार्यकाल के समय। अगला प्रश्न 24 नंबर है। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली, अर्थात लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहार वंश। दिद्दा कश्मीर की पहली महिला शासक थी। वह लोहार वंश की राजकुमारी तथा उत्पल वंश की शासिका थी। उसने राजा भीमगुप्त की मृत्यु करवाई। वह काबुल के शाही परिवार की थी। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। अगला प्रश्न 25 नंबर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट देखिए। मछेंद्र नाथ का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, सूर मंदिर, चौमुख मंदिर। स्थान दिए गए अमरकंटक, भेड़ाघाट जबलपुर, मोढेरा, पालीताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। देखिए दोस्तों फटाफट आपको हम करके दिखाते हैं। पहला है मछेंद्रनाथ का मंदिर कहाँ है? अमरकंटक, तो यहाँ पर 1 लिखिए। 64 योगिनी का मंदिर कहाँ? भेड़ाघाट या जबलपुर, 2 लिखिए। सूर मंदिर मोढेरा, तो आप यहाँ 3 लिख सकते हैं। चौमुख मंदिर पालीताना, तो यहाँ पर 4 आप लिख सकते हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपको 26 नंबर मिलेगा। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? बताइए। भवभूति, जयदेव, चंद्रबरदाई, बाणभट्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। देखिए पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद्रबरदाई थे। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की थी। जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया। वह जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हड़ ने
कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है। विल्लड़ ही प्रमुख पुस्तक विक्रमांक देवचरित है, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। अब आपके पास क्वेश्चन है 27 नंबर। हरिकेली नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रह हरिराज, चौथा शासक था परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक भोज, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौहान शासक विग्रहराज चौथा, जिसको विसल देव भी कहते हैं। हरकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ थे। विग्रहराज चौहान वंश के एक हिंदू राजा थे जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शासन किया था। इन्होंने पड़ोसी राजाओं को जीतकर चौहान राज्य को एक साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। इनके राज्य में वर्तमान राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र सम्मिलित थे। इनकी राजधानी अजमेरू थी, जहां इन्होंने अनेक भवनों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 28 नंबर। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम और चोडगंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग शासक नरसिंह प्रथम ने करवाया था। शेष 3 शासकों में से कृष्णदेवराय विजयनगर का, कनिष्क प्रयाग व उसके उत्तरी क्षेत्र का था तथा पुलकेशिन नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्रों का शासक था, जो कि उड़ीसा से किसी भी रूप में संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है 29। नयशैद चरित व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? पृथ्वीराज तृतीय, कुमारपाल, चंद्रदेव, जयचंद्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयचंद्र। क्या हो जाएगा? जयचंद्र। श्रीहर्ष 12वीं सदी के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। वे बनारस एवं कन्नौज के गढ़वाल शासकों विजयचंद्र एवं जयचंद्र की राजसभा को सुशोभित करते थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें नैषध, क्या बोलते हैं इसको, नैषध चारित महाकाव्य उनकी कृति का स्थायी स्मारक है, अर्थात सबसे बेहतरीन स्मारक है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 30 नंबर। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? नागभट्ट तृतीय, मिहिर भोज, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। आदिवराह एक प्रसिद्ध उपाधि थी जिसे कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने क्या किया था? धारण किया था। मिहिर भोज के चांदी के सिक्कों पर यह नाम अंकित मिलता है, जो उत्तरी भारत में बहुतायत मिले। मिहिर भोज ने कई अन्य नामों से भी उपाधियां धारण की थी, जैसे मिहिर भोज ग्वालियर अभिलेख में, प्रभास दौलतपुर अभिलेख में, आदिवरा ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में। अब आपके सामने प्रश्न है 31। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की है? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्लाल सेन। क्या हो जाएगा? बल्लाल सेन। देखिए, अपने पिता विजय सेन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बल्लाल सेन 1159 ईस्वी में सेन वंश का शासक बना। बल्लाल सेन की मां का नाम था विलास देवी। बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। अद्भुत सागर की रचना बल्लाल सेन ने प्रारंभ की थी, परंतु उसे पूरा नहीं कर पाया था। अगला प्रश्न आपके सामने है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। कुछ मंदिर है और निर्माता है, जैसे चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, विमल वसई मंदिर आबू दिलवाड़ा, लून वसनी देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा। तो यशो वर्मा ने, धंग ने, विमल सावैश्य ने, तेजपाल वस्तुपाल ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अब इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन समझ लें कैसे। जैसे आप लोग देख पा रहे हो चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो में है, इसको बनवाया था यशो वर्मा ने। इनका संबंध किससे? यशो वर्मा से, निर्माता है। और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में इसको धंग ने बनवाया था। आप 2 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विमल वशई मंदिर आबू दिलवाड़ा, ये बनवाया था विमल शाह वैश्य ने। आप 3 लिख सकते हैं। चौथा है लुन वसनी
देवरानी जेठानी मंदिर, अबू दिलवाड़ा या तेजपाल व वस्तुपाल ने बनवाया था? प्रश्न आपके सामने 33 है। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब, तुर्क? बताइए। करेक्ट हो जाएगा अरब। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हज्जाज का सेनापति व दामाद था। हज्जाज ने 1712 में कासिम को भारत पर आक्रमण करने पर क्या किया था दोस्तों? आक्रमण करने के लिए भेजा था। किस सन में? 712 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 34 है। कौन सुमेलित नहीं है? चंदेल, नन्नुफ चंदेल, कलचुरी, कोक्कल प्रथम और गढ़वाल चंद्रदेव और राष्ट्रकूट विजय लय? बताइए। विजय लय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। चौथा सम्मिलित नहीं है। बाकी चंदेल, नन्नुक चंदेल, कलचुरी, कोक्कल प्रथम, गढ़वाल चंद्रदेव, ये सारे के सारे सही हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 752 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने की थी। दंतीदुर्ग ने अपने शासन की शुरुआत बादामी के चालुक्य शासकों के सामंत के रूप में की थी। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि दंतीदुर्ग ने चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय के साथ अनेक अभियानों में भी भाग लिया था। अगला प्रश्न आप लोग 35 देख पा रहे होंगे। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बताइए दोस्तों फटाफट, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और यह कहाँ, किस उड़ीसा राज्य में? तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। और जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता स्वामी। और इनकी जो नगरी है उसे जगन्नाथपुरी या सिर्फपुरी कहते हैं। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है और हर साल इसका वार्षिक रथ निकाला जाता है। अगला प्रश्न 36 है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। चंदावर के युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था और इसमें जयचंद की हार और मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न आप लोग 37 देख पा रहे होंगे। देखिए क्या है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी? बताइए दोस्तों फटाफट। मालखंड, मानखेत, कन्नौज, दिल्ली, पाटलिपुत्र? करेक्ट आंसर हो जाएगा मालखंड या मानखेत। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतीदुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश के उत्कर्ष का प्रारंभ दंतीदुर्ग द्वारा हुआ है। उसने मालखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाया। उसने कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालवा, लाट एवं टंक पर विजय प्राप्त कर राष्ट्रकूट साम्राज्य को विस्तृत भी बनाया था। अगला प्रश्न 38 है। किसने कुलीन प्रथा, कुलीनतावाद का आरंभ किया था? बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्लाल सेन। बल्लाल सेन एक विचित्र शासक था। बंगाल के ब्राह्मणों और अन्य ऊंची जातियों में उसे इस बात का श्रेय दिया गया कि आधुनिक विभाजन उसी ने कराए थे। बल्लाल सेन ने वर्ण धर्म की रक्षा के लिए उस वैवाहिक प्रथा का प्रचार किया जिसे कुलीन प्रथा कहा जाता है। प्रत्येक जाति में उपविभाजन उत्पत्ति की विशुद्धता और ज्ञान पर निर्भर करता था। अगला प्रश्न है 39। कलहलकृत व्रास तरंगिणी में कुल कितने तरंग थे? तो इसमें थे 8। कितने थे दोस्तों? 8 थे। कल्हड़ की राज तरंगिणी में कुल तरंग का लगभग कितने थे? 8,000 श्लोक थे। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी भी मिलती है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 40 नंबर। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली
मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे 41। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टॉड, जदुनाथ सरकार, कनिंघम, विलियम जोन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल टॉड। जेम्स टॉड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी तथा भारतविद थे। जेम्स टॉड वर्ष 1817 से 1818 में पश्चिमी राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए। इन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान की इतिहास विषयक सामग्री एकत्र की एवं इंग्लैंड जाकर वर्ष 1829 में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में इस रचना में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह माना जाता है। अगला प्रश्न 42 है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद कासिम और इसकी टाइमिंग थी 712 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 43 है। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या लक्ष्माधर ने कल्पद्रुम या कृतकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जयचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र गहड़वाल शासक मदन चंद्र का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। वह गहड़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। कृतकल्पतरु का लेखक लक्ष्मीधर इसका मंत्री था। गोविंद चंद्र ने अपने राज्य की सीमा को उत्तर प्रदेश से आगे मगध तक विस्तृत करके मालवा को भी जीत लिया था। उसके विशाल राज्य की राजधानी कन्नौज थी। पृथ्वीराज रासो से ज्ञात होता है कि गोविंद चंद ने अमीर खुसरो को लाहौर से खदेड़ दिया था। अगला प्रश्न है 44 नंबर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय, गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, इंद्र तृतीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय। देखिए, दंतिदुर्ग ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली। दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में हृदय गर्भ दान किया था तथा उन्होंने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक इत्यादि उपाधियां धारण की थी। दंतिदुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था, जिसने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है 45। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामंत सेन। सेन वंश का मूल सामंत सेन को, जिसने बंगाल के सेन वंश की नींव डाली थी। कर्नाटक क्षत्रिय कहा गया है। इसमें संदेह की गुंजाइश कम है कि सेनों का उद्भव दक्षिण में ही हुआ था और अवसर पाकर वे उत्तर भारत में चले गए तथा बंगाल में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सेन वंश के लोग संभवतः ब्राह्मण थे, किंतु अपने सैनिक कर्म के कारण वे बाद में क्षत्रिय कहे जाने लगे, इसलिए उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा गया है। अगला प्रश्न 46 है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, गुजरात में स्थित है। देखिए दोस्तों, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर मोढेरा नामक गांव में प्रतिष्ठित है। यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। सन 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में इस मंदिर में पूजा करना निषेध है। अगला प्रश्न 47 है। ढिल्लिका, जिसको दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? चौहान तोमरों ने। किसने की थी? देखिए, चंदवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश का राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया। ऐसा माना जाता है कि उसने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था
और लौह स्तंभ दिल्ली लाया था। दिल्ली में तोमर वंश का शासनकाल 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। दिल्ली या दिल्ली का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उदयपुर में प्राप्त शिलालेखों पर पाया गया, जिसका समय 1170 ईस्वी निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न 48 ब्लैक पगोडा है मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में, मदुरै में। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणार्क में। कहां पर? देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है जो भारतपुरी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारतपुरी में स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के जो राजा थे नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में कराया था। यूनेस्को ने इसे वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी प्रदान किया है। और समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पगोडा भी कहते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा। आगे देखेंगे प्रश्न 49 राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे चोल, पाल, प्रताप, राष्ट्रकूट। बताइए कौन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 3 एवं 4। देखिए दोस्तों, 2, 3 और 4 अर्थात पाल थे, प्रताप थे, राष्ट्रकूट थे। चोल इसमें सम्मिलित नहीं थे। हर्षवर्धन के शासनकाल से ही कन्नौज पर नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं। गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रताप, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर 200 वर्षों तक इन 3 महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली है। अगला प्रश्न 50 नंबर है निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? विक्रम संवत, शक संवत, त्रिकूटक संवत, इनमें से कोई नहीं। तो यह हो जाएगा त्रिकूटक संवत। कलचुरी संवत इसे चेदी संवत और त्रिकूटक संवत भी कहते हैं। यह गुजरात, कोंकण एवं मध्य प्रदेश में लेखों में मिला है। इसमें 307 जोड़ने से तथा 249 जोड़ने से ईस्वी सन बनता है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा राजपूत काल पर एमसीक्यूज। अब वक्त आ गया है देखेंगे दिल्ली सल्तनत पर आधारित प्रश्न। आइए दोस्तों फटाफट अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? बलमन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी इसका हो जाएगा। सल्तनत काल में हुए सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। प्रथम मंगोल आक्रमण 1297 से 1298 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न अपने पास है 2 नंबर, हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर या ओहिंद या वहिंद। सेकेंड ऑप्शन है कालिंजर, थर्ड है अजमेर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उद्भांडपुर भी इसी को कहते हैं, ओहिंद भी यही है, वहिंद भी यही है। देखिए, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी उद्भांडपुर थी। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण के फलस्वरूप उसने कुछ सीमांत किलों पर अधिकार कर लिया। इसके अंततः वह हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाल के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया था। क्या किया था? अभियान छेड़ दिया था। अगला प्रश्न है 3 नंबर। देखिए क्या है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल, महिपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्लर। देखो दोस्तों, कल्लर नामक ब्राह्मण मंत्री ने कश्मीर के शाही वंश के अंतिम शासक लघु तुर्मान को अपदस्थ करके राज सत्ता पर अधिकार कर लिया था तथा हिंदू शाही राजवंश की नींव डाली। मुस्लिम आक्रमण के पूर्व यहाँ जयपाल शासन कर रहा था।
हिंदू शाही राजवंश की राजधानी उद्भांडपुर थी। कहाँ थी दोस्तों? उद्भांडपुर। राजतरंगिणी में राजा कल्चर को लालिया शाही कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, 4 नंबर है, देखिए दोस्तों फटाफट। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाबत संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दान नियत बनाए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया, ताकि इनमें से कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी सही है। क्या दोस्तों सही है? तीनों को तीनों सही है, इनको आप एक बार जरूर पढ़ लें। अगला प्रश्न है 5 नंबर, देखिए दोस्तों, जो मोहम्मद गौरी है किस वंश का था? यामिनी, शंसवनी, गुलाम, खलजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शंसवनी। गौरी राजवंश या गौरी सिलसिला जो अपने आप को सनसनी या सनसबानी राजवंश बुलाया करते थे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। देखिए, फिरोज शाह या फिरोज तुगलक 1351 से 1388 के समय में सबसे अधिक गुलाम थे। लगभग 1,80,000 के करीब या 2 लाख के करीब बताए जाते हैं। फिरोज तुगलक ने दीवान ए बदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग भी खोला। ज्ञाता है कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, अमीर कोही, जिसे कृषि विभाग कहते हैं, नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात जिसको शॉर्ट में एमबीटी भी कहते हैं। देखिए, दीवान अमीर कोही भारत के इतिहास में सल्तनत काल में यह महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना एवं भूमि को खेती योग्य बनाना होता था। अगला प्रश्न है 8 नंबर, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। देखिए, मोरक्को के, कहाँ के थे इब्न बतूता? मोरक्को के मूल निवासी इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बरनी की तारीख फिरोजशाही, अमीर खुसरो के तुगलकनामा तथा इब्न बतूता के रेला से जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक, सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलोल लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक परिवार लोधियों का था। वे एक अफगान कबीले के थे जो सुलेमान पर्वत के पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और अपने पड़ोसी सूर, नियाजी और नुहानी कबीलों की तरह ही गिलजाई कबीले से जुड़े हुए थे। गिलजाइयों में ताजिक या तुर्क रक्त का मिश्रण था। लोधी वंश के जो शासक थे, बैलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो यह था इमामुद्दीन। कौन था? इमामुद्दीन रेहान। देखिए, इमामुद्दीन रेहान राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था। इमामुद्दीन रेहान के षड्यंत्र स्वरूप बलबन को नायाब ए मामलिकत पद छोड़ना पड़ा तथा उसका शासन पर अधिकार हो गया। इमामुद्दीन रेहान 1252 से 1253 के बीच सल्तनत का क्या रहा था? नायब रहा था। अब आपके पास प्रश्न है 11 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान, जिसकी टाइमिंग 1307 से 1312 ईस्वी में है, किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था?
देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। ऑप्शन फर्स्ट, देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। क्या था? देवगिरी अभियान 1307 और 1308 की ईस्वी में रहा है। ठीक है। और तेलंगाना, जिसको अब कहते हैं वर्तमान में, वैसे पूर्व उसका नाम वारंगल था, यह 1309 से 1310 ईस्वी में रहा। होयसल, जिसे द्वारस या द्वार समुद्र भी कहते हैं, यह 1310 ईस्वी में। पांड, जिसे मदुरा या मदुरई भी कहते हैं दोस्तों, यह अभियान 1311 ईस्वी में रहा है। अगला प्रश्न 12 नंबर है, किसने रस में मियान बीच का रास्ता तारिक ए अल्दाज अल्दाल सुल्तान तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? चार ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं आप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन ने आर्थिक नीति का आधार संयम रश्म में मियान को बनवाया था। लगान के रूप में कर 1/10 या 1/12 भाग वसूल किया गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक प्रथम सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हक ए शर्व लिया था। सुल्तान फिरोज तुगलक बगीचों के प्रति बहुत रुचि रखता था। किसके प्रति? गार्डन के प्रति बड़ा इंटरेस्टेड था। अगला प्रश्न है 14 नंबर, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर, देखिए, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? ऑप्शन आपके सामने देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती नगरों पर हुआ था तथा कुछ दुर्गों पर अधिकार करने का वह वापस गजनी लौट गया था। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 16 नंबर, निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। देख लीजिए ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयास किया। उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। अगला प्रश्न है 17 नंबर, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, अर्थात दूसरा सिकंदर कहते हैं। वह प्रथम शासक था जिसने स्थायी सेना गठित की, सैनिकों को नकद वेतन, घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की, अर्थात हुलिया लिखना भी इसी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? चारों के चारों ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। शहाब उद दीन मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था जो 1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का शासक बना। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गियास उद्दीन गौरी, जो उस समय सुल्तान था, के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसका पहला आक्रमण मुल्तान 1175 ईस्वी पर था। पाटन गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु मोहम्मद गौरी बुरी तरह पराजित हुआ था। अगला प्रश्न 19 नंबर है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया।
1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। अगला प्रश्न है 20 नंबर, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? बताइए। तो ये बने थे दोस्तों चांदी तांबा। देखिए, इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इसने सल्तनत कालीन दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका लगभग 175 ग्रेन का था तथा तांबे का जीतल चलवाया। फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलहत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गया। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया, राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि जो मकबरे स्टार्ट हुए थे बनवाने, वो उसका निर्माता कौन, उसका पितामह कौन है, सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? तो आप आंख बंद करके उत्तर दे सकते हैं, इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास 21 नंबर, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, अलाउद्दीन खिलजी। बताइए फटाफट किसके? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अमीर खुसरो का प्रारंभिक नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो का पहले जो नाम था, शुरुआती नाम अबुल हसन था। ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायन विद्वान, इतिहासकार और खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभ करने वाले हैं। इन्हें तूती ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? तूती ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ये दिल्ली के शासकों बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नसरुद्दीन खुशरवाह और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा था। तो दोस्तों इतने लोगों के ये दरबार में रहे थे और इनके बारे में लिखते पढ़ते रहते थे। अगला प्रश्न है 22 नंबर, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था और उसने उसमें सुधार किया। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है जो एक कक्षी मकबरा है। इल्तुतमिश का मकबरा जो दोस्तों है वह दिल्ली में है और ये एक कक्षीय अर्थात एक रूम ही है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल का गठन किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तुर्कान ए चहलगामी गुलाम वंश के दूसरे बादशाह इल्तुतमिश, जिनका कार्यकाल 1211 से 1236 द्वारा, अर्थात इनका कार्यकाल कितना था? 1210 या 1211 से 1236 तक, क्योंकि 1236 के बाद रजिया सुल्तान आ गई थी। 40 तुर्क सरदारों का दल इन्होंने बनाया था जिसे बादशाह ने अपने राजतंत्र को बांटने अथवा सहयोग के लिए बनाया था ताकि ये लोग हमारी हेल्प कर सके। अगला प्रश्न है 24, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि? क्योंकि दोस्तों उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर जनरल अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। मलिक काफूर गुजरात का हिजरा था जिसे 1000 दीनार में खरीदा था। मलिक काफूर को दक्षिण विजय का श्रेय माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरशफ था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत का प्रधान नियुक्त किया था। शाहना ए मंडी प्रत्येक बाजार में अधीक्षक होते थे। अगला प्रश्न 25 नंबर है, दिल्ली स्थित सीरी किला, जिसे श्री फोर्ट कहते हैं, 1000 सतून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली स्थित सीरी किला 1000 सूतन राजमहल के निर्माण का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अगला प्रश्न है
26 किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाह लिखी है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाह लिखी है। अगला प्रश्न है 27, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। देखिए, रजिया सुल्तान है, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। अगला प्रश्न है 28, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? बताइए दोस्तों। तो इसने देखो यामीन उद दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ भी, अमीन उल मिल्लत, मुसलमानों का संरक्षक, अर्थात इसने दोनों की दोनों उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न है 29, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इसको पूर्ण रूप दिया इल्तुतमिश ने। इसके छतरी होने पर इसका पुनर्निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, साथ ही इसमें एक मंजिल को भी जोड़ दिया था। अगला प्रश्न है 30 नंबर, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद, रहला, तारीख है यामनी और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किताब उल हिंद। देखिए, अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। अल बरूनी ने 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद, भारत के दिन कह सकते हैं, नामक किताब की रचना की थी। अब अपने पास प्रश्न है 31, देखिए क्या है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव और मिश्रित संस्कृति का उदय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। क्या हो जाएगा? अर्थात देखिए, दुर्बल प्रशासन, ठीक है, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये सब इसके कारण हो जाएंगे। देखो, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 32, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी था। सल्तनत काल में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर एवं भूमि की वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया था। भू राजस्वी सल्तनत काल में आय का मुख्य स्रोत था। रावत, मलिक, पटवारी आदि लगान वसूल करते थे। अगला प्रश्न है 33, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वह मिल्क राज द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिरात, पेंशनें तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई थी आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला प्रश्न है 34, तौल की सबसे छोटी इकाई क्या? रत्ती, रत्तिका संस्कृत, माशा, तोल, द्रोण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रत्ती। नहीं बोलते थे कि रत्ती भर चीज उसने नहीं दी। तो रत्ती भारतीय उपमहाद्वीप का एक मतलब पुराना वजन का माप है जो आज भी जेवर तोलने के लिए जोरियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आधुनिक वजन के हिसाब से रत्ती का मतलब होता है 0.12125 ग्राम के बराबर। अगला प्रश्न 35 है, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर प्रदान किया था? मंशूर होता है स्वीकृति पत्र। कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। फरवरी
1229 में बगदाद के खलीफा के इल्तुतमिश को सम्मान में खिलत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खलीफा ने इल्तुतमिश की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीते थे। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम महान शासक की उपाधि भी प्रदान की। प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद इल्तुतमिश वैध सुल्तान एवं दिल्ली सल्तनत की एक वैध स्वतंत्र राज्य बन गई। अगला प्रश्न 36 है, देखिए। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है दिल्ली में, अजमेर, लाहौर, नागौर, जोधपुर। करेक्ट आंसर है नागौर, जोधपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? नागौर, जोधपुर। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में अतारकीन के दरवाजा का निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न 37 है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात में किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर जनरल अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा था। ये एक गुजरात का हिजड़ा था। अगला प्रश्न है 38। सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो ऑप्शन आपके सामने चारों के चार हैं, देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था सरा ए अदल। और देखिए, सरा ए अदल जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया बाजार था, यहाँ पर बाहर का तैयार माल बिकता था। इसको सरकार आर्थिक सहायता देती थी। सरा ए अदल के लिए सुल्तान ने 5 नियम भी बनाए थे। अगला प्रश्न 39 है। निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया था? तो ऑप्शन आपके सामने 4 है। करेक्ट आंसर है फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्या दोस्तों हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा, जो कि उसके ससुर भी थे, उनकी हत्या उसने कर दी थी। अब दोस्तों अपने पास प्रश्न है फर्स्ट नंबर। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदनगर। क्या हो जाएगा? अहमदनगर। चांद बीबी बीजापुर की रानी तथा अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क की बहन थी। 1596 ईस्वी में मुगलों और अहमदनगर के बीच संधि हुई, जिसके अनुसार बुरहान उल मुल्क के पोते बहादुर को, जो उस समय बालक ही था, अकबर की अधीनता में अहमदनगर का सुल्तान मान लिया गया। नए शिशु सुल्तान ने बरार मुगल साम्राज्य को अर्पित कर दिया। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो बताइए दोस्तों। गुलबदन, मुमताज महल, जहां आरा या रोशन आरा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। देखिए दोस्तों, बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन गुलबदन ने हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं नामा में मुगल साम्राज्य का वर्णन है। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी नामक आत्मकथा लिखी तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुक जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। देखो, 2 लोगों ने आत्मकथा लिखी है। पहले बाबर ने लिखी थी, वो भी तुर्की भाषा में, तुजुक ए बाबरी, और जहांगीर ने लिखी थी फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी। और जो हुमायूं नामा है वह हुमायूं की बहन गुलबदन ने लिखी थी। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर। बाबर मूल रूप से कहाँ का राजा था? फरगना, कंधार, तक्षशिला, पंजाब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फरगना। देखिए, जहरुद्दीन बाबर, जो बाबर के नाम से विख्यात हुआ, वह मुगल वंश का शासक था।
उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वो तैमूर लंग का वंशज था और विश्वास रखता था कि चंगेज खां उनके वंश का पूर्वज था। अगला प्रश्न है 4 नंबर। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास, राजा भगवान दास, वनमाली दास, राजा टोडरमल। करेक्ट आंसर है महेश दास। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चिन्हाल तहसील के घोघरा गांव में 1528 ईस्वी में जन्मे महेश दास को मुगल सम्राट अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि से विभूषित किया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता व हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों में भी शामिल किया था। अगला प्रश्न है सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपको बस ढूंढना है, फटाफट ऑप्शन देखें। करेक्ट आंसर है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन या हसन कश्मीरी को चित्रकारी के लिए जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अगला प्रश्न है 6 नंबर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। देखिए, बाबर की मृत्यु के बाद उन्हें आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाबर की एक इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए। इस कारण शेर शाह सूरी ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें काबुल लाकर इस बाग में दफनाया। इसी बाग की प्रेरणा से भारत में मुगल बादशाहों ने कई बागों का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है 7 नंबर। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। सब द्वितीय द्वितीय है। शाह आलम द्वितीय। देखिए, शाह आलम द्वितीय जिसका कार्यकाल 1728 से 1806 रहा। देखिए, कार्यकाल बहुत रहा, जिसे अली गौहर भी कहा गया। भारत का मुगल सम्राट रहा। इसे गद्दी शाहजहां तृतीय को हटाकर मिली थी और 14 सितंबर 1803 को इसका राज ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था। ये मात्र कठपुतली बनकर रह गया था, अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारों पर ही ये कार्य करता था। अगला प्रश्न 8 नंबर है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। देखिए, अली गौर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल की घटनाएं निम्न है। पानीपत का तृतीय युद्ध, दक्षिण में अकाल, इलाहाबाद की संधि 1765 में। इसे वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। 1772 में मराठों के संरक्षण में शाह आलम वापसी दिल्ली लौटा। शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर द्वितीय मुगल शासक बना। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। अगला प्रश्न 9 नंबर है। जवाविद का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था राज्य कानून से। देखिए, जवाविद का आशय राज्य के कानून, लॉ ऑफ स्टेट से है। जो कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून जवाबित कहलाता है। अगला प्रश्न 10 नंबर है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो दोस्तों, फर्स्ट बताइए, अनारकली का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा, राबिया उद दैरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा। देखिए, बीबी के मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। यह पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। दिलरस बानो बेगम को राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था। यह ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो बताइए दोस्तों, कौन? और आपके सामने गुरु दिए गए हैं। गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगदास। करेक्ट आंसर हो जाएगा तेग बहादुर। देखिए, सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन के पुत्र तेग बहादुर की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने दिसंबर 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न 12 नंबर। शेर शाह के बचपन का नाम था
फरीद खां, हसन खां, हुसैन खां, बहार खां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फरीद खां। शेर शाह सूरी 1472 से 1545 तक रहा है इसका जीवन काल। इसके जन्म का नाम था फरीद खां। भारत में जन्मे पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना भी की थी। ये वही शेर शाह सूरी हैं जिन्होंने जीटी रोड भी बनवाई थी, इस बात को भी ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न 13 नंबर है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? कालीकट, भड़ौच, खंबात, सूरत। करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत, ऑप्शन चौथा। मुगल साम्राज्य के वक्त गुजरात के शहर सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उस वक्त हिंदुस्तान से अरेबिया जाने के दो रास्ते थे। एक रास्ता था खुश्की का मार्ग जो अफगानिस्तान, ईरान और इराक पार करके अरब में मक्का जाता था। अगला प्रश्न 14 नंबर है, शेर शाह कालीन प्रशासन में कानून गो का काम क्या था? तो इसका काम था भूमि संबंधी रिकॉर्ड को रखना, जो आज भी दोस्तों कार्य है। कानून गो कौन होता है? जो लेखपाल की जस्ट ऊपर होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, पर्दा शासन 1560 से 1564 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अथक खेल या हरम दल की सब प्रमुख सदस्य थी। ऑप्शन आपके सामने 4 है, फटाफट देख लें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाम अनगा। क्या हो जाएगा? महाम अनगा। देखिए, महाम अनगा बादशाह अकबर के बचपन में उसकी मुख्य अनगा अर्थात दूध माता थी। वह एक कटु राजनीतिक महिला और अदहम खां की मां थी। अगला प्रश्न है 16 नंबर। देखिए दोस्तों क्या है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने। किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला मुगल बादशाह सलीम, बाद में जिसे जहांगीर कहते हैं, का कृपा पात्र और बुंदेलों का सरदार था। सलीम के उकसाने पर ही वीर सिंह बुंदेला ने बादशाह के अकबर, विश्वसनीय मित्र और परामर्शदाता तथा विद्वान अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया। ये किसकी उक्ति है? तो यह बात थी जहांगीर की। किसकी थी? ये जहांगीर ने कहा था। अगला प्रश्न है 18 नंबर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोही का सही क्रम क्या है? बताइए दोस्तों, इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। देखिए दोस्तों, औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली क्षेत्र में बसे जाटों ने किया। इस विद्रोह की रीढ़ अधिकतर किसान और काश्तकार थे, किंतु नेतृत्व मुख्यतः जमींदारों ने किया। मुगलों और बुंदेलों के बीच पहली बार संघर्ष मधुकर शाह के समय शुरू हुआ। 1672 ईस्वी में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। औरंगजेब के खिलाफ बगावत करने वालों में सिख अंतिम थे। यंग औरंगजेब ने के काल का एक मात्र विद्रोह था यह, जो धार्मिक कारणों से हुआ था। अगला प्रश्न है 19 नंबर। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात ए सवार बोधक था। ऑप्शन देख लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। क्या हो जाएगा दोस्तों? मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। अगला प्रश्न है 20 नंबर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा ए दिलखुशा के रचनाकार थे। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमसेन सक्सेना कायस्थ। देखिए, नुस्खा ए दिलखुश के रचनाकार थे भीमसेन बुरहानपुरी भी कहते हैं, भीमसेन सक्सेना कायस्थ भी कहते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है 21 नंबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, एंटोनियो मॉन्सरेट या पीटर मुंडी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पीटर मुंडी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पीटर मुंडी अथवा पीटर मंडी एक यूरोपीय दार्शनिक तथा विदेशी यात्री था। मुगल बादशाह शाहजहां के समय में पीटर मुंडी भारत आया। उसने 1630 से 32 में पड़े भीषण अकाल का उल्लेख किया। पीटर मुंडी ने मुगल कालीन भारत को आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का विवरण भी दिया है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शाहजहां। करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। देखिए, शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के दिल्ली साथ ही दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा बेगम ने भी आगरा में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है 23। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। देखिए दोस्तों, दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अशोक द्वारा एक समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखता हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। अगला प्रश्न है 24। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रशासनिक सुधार। शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत अनेक प्रशासनिक सुधार किए। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया और सरकार पुनः परगना में विभाजित किया। वहीं अधिकारियों का वह वर्ग जो परगना स्तर के शासन कार्य में सहभागिता अपनाते थे, उन्हें सिकदार कहा गया। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 25। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों, इन्होंने तुर्की में लिखी थी। किसमें? भारत में मुगल वंश के जो संस्थापक हैं बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा की रचना की थी। आगे प्रश्न आपके सामने 26 नंबर है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, हुमायूं नामा, हुमायूं गलत दोस्तों, क्योंकि जो हुमायूं नामा है वह उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। उसकी ये सौतेली बहन थी और ये बाबर की पुत्री थी। कौन? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा अर्थात इसका ये रहेगा करेक्ट आंसर, अर्थात हुमायूं नामा गुलबदन ने लिखी है। तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी है। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखी है। शाहजहांनामा मोहम्मद साले ने लिखी है। अगला प्रश्न है आपके पास 27। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब आलमगीर, जिसे आमतौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था, जिसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 को हुआ था। अब प्रश्न है 28। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? अकबर, जहांगीर। तो जहांगीर ने करवाया था। देखिए दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। उन्होंने अकबर और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा। अगला प्रश्न 29 है, किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो यह था 1699। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 को वैशाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में की थी। इस दिन उन्होंने सर्वप्रथम 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया था। तत्पश्चात उन 5 प्यारों के हाथों में स्वयं भी अमृतपान किया। सदगुरु गोविंद सिंह ने खालसा महिमा में खालसा को काल पुरख की फौज पद से भी नवाजा था। अब आपके पास प्रश्न है 30 नंबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, शेर शाह सूरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। देखिए, शेर शाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे, जिन्हें हुमायूं
जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, सीरीज कंप्लीट होती और इस सीरीज में आपने क्या क्या देखा? राजपूतों पर आधारित प्रश्न, राजपूत वंश पर, दिल्ली सल्तनत पर आधारित प्रश्न और अंतिम समय में आप लोगों ने मुगल साम्राज्य पर आधारित प्रश्न देखे। यह क्लास स्पेशली फॉर पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।